राकेश जी, इस तरह की राजनीति में तस्वीरें तो अच्छी हैं, लेकिन ये सदन में क्यों नहीं दिखती तस्वीरें? सदन में ये क्यों इतनी नौटंकी होती है? जी संजय जी, सबसे पहली बात तो ये कि भगवान न करे ऐसा कोई दिन आए कि मुझे परम श्रद्धेय सुधीर चौधरी जी के साथ चाय पीना पड़े। मैं ऐसी चाय के लिए कभी भी तैयार नहीं हूँ। आप आपने नोट शुरू की में चिप बड़ी नहीं, आप नोटों की चिप नहीं तलाश ना करना चाहते? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनका धन उनके पास सुरक्षित रहे और चिप ना मिले कहीं नोट में, उनकी Z+Y+ सुरक्षा बहाल रहे। आपने शुरू में बड़ी हैरानी जाहिर की थी आज के इस परिदृश्य पर, कल के दुष्यंत कुमार साहब की बात से मैं शुरू करना चाहता हूं अपनी बात। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। तो हम सब जो नादान लोग हैं वो सियासत सही में नहीं समझ पाते, क्योंकि सियासत के कई चेहरे होते हैं। एक चेहरा संसद के भीतर होता है, एक दूसरे पर आस्तीनें चढ़ाते हुए, गर्भगृह में एक दूसरे को ललकारते हुए। एक चेहरा वो होता है जो बाजरे के बहाने संवाद पर बैठता है। और मैं इसके लिए हमारे ग्वालियर के कृषि मंत्री, ग्वालियर के रहने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को इसका श्रेय जाता है। कल की बाजरा पार्टी का एक गंभीर संकेत, मूल विषय पर आऊं उससे पहले मलिक साहब, आपने एक बड़ा गंभीर संकेत इसमें छोड़ा था, हम में से अभी तक कोई ने पकड़ा नहीं उसे, मैं पकड़ना चाहता हूं। आपने बाजरे को लेकर जो प्रधानमंत्री और पूरी सरकार की चिंता को लेकर जो संकेत किया, मुझे लगता है उसमें हमें उन दो धन्ना सेठों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अडानी जी अंबानी जी लेकर आ रहे हो बाजरे को लेकर, इसलिए सरकार अभी से उनके प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में, उनके प्रचारक के रूप में काम में लग गई हो। कर सकती है सरकार, उन्हीं के लिए सब कुछ करती है। तो मैं अभी से अपने वीडियो का थंबनेल बना लूं, अडानी का बंजारा बाजरा, अडानी का बाजरा। बिल्कुल बिल्कुल बना लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे पूरा संदेह है, ऐसा ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रधानमंत्री और पूरी सरकार कृषकों की चिंता कर रहे हैं। राकेश जी एक मिनट, मैं राकेश जी एक मिनट ले लूं, क्योंकि मैं थोड़ा अध्ययन किसान वाले मामले पर इन सब पे करता रहता हूं। और मैं एक्चुअली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी देख रहा हूं, वहां पे जो पीआईबी के लोग हैं उनके टच में भी हूं। पिछले लगभग 10 दिन से ये मिलेट पे, मोटे अनाज पे घमासान मचा हुआ है। और जो हमारे पीआईबी के अफसर हैं उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध स्तर पे चल रहा है। और ये आपने सही शंका जाहिर की है कि इसके पीछे उन्हीं व्यक्ति का है। आज भी खबर आई कि वो जो है गुवाहाटी वाला एयरपोर्ट भी इधर आ गया है उनके पाले में। तो धीरे धीरे सारी चीजें पाले में आ रही हैं। और अगर आप देखेंगे एक नई चीजें हैं, लोगों को इस तरफ लाया जा रहा है कि भैया गेहूं खा के कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, अपना खान पान बदलिए और थोड़ा सा ठीक करिए। इस चीजों को लाया जा रहा है इधर। तो मैं इसलिए चिंता जाहिर की है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हम लोगों को कुछ दिन के बाद पता चलेगा। जी कंटिन्यू करिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सर मलिक साहब इसीलिए आपकी बात के सिरे को पकड़कर वहां पहुंचा दिया जहां हो सकता है आज से 6 महीने 1 साल बाद हम देखें कि अडानी जी अंबानी जी कोई बहुत बड़ा बाजरे का कारोबार कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है उसके लिए सरकार ये 10 दिन से दिन रात एक कर रही थी। आपने एक किसी एयरपोर्ट का जिक्र किया, उन्हें दे दिया गया है। मैंने अंडमान से एक वीडियो बनाया था पोर्ट ब्लेयर से निकोबार को लेकर, वो बाद में देख लीजिए, विषयांतर हो जाएगा। ग्रेट निकोबार पर 75,000 करोड़ की परियोजना लाई गई है, जहां मात्र 8,000 लोग रहते हैं, वहां 6.5 लाख लोग बसाए जाएंगे। वो सब बनाकर भी अडानी जी को दे दिया जाएगा। अपने दिनेश बोरा साहब भी उस पर वीडियो बना चुके हैं, मैंने वही स्पॉट से बनाया था। खैर विषय पर लौटते हैं। ये जो राजनीति में सहज संवाद है, और खासतौर से खाने की टेबल पर, नाश्ते की टेबलों पर, ये स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक। और बहुत सही उदाहरण अटल जी का दिया। इतिहास गवाह है कि जब बांग्लादेश युद्ध शुरू होना था उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने आधी रात को अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाकर उन्हें ये भरोसे में लिया था, और ये भी कहा था कि उस समय देवरस जी सरसंघ चालक थे, आप उनसे भी बात कर लीजिए, कल से युद्ध शुरू होने वाला है या जल्दी युद्ध शुरू होने वाला है। ये जो सर्वदलीय जो संवाद था वो धीरे धीरे छिसता जा रहा है, कम हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि अब राजनीति एक मुखी रुद्राक्ष की तरह, भारत की पूरी राजनीति, ऐसा कहते हैं ना कोई रुद्राक्ष होता है एक मुखी, तो भारत की पूरी राजनीति एक मुखी नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है।
और वे संवाद कर नहीं सकते, बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बातचीत कर नहीं पाते। अब नेताओं से आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो वहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लग पाएगा, तो उनकी असुविधा का भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक तो वजह मीनू जी ने जो बताई कि कांग्रेस का आंदोलन, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस का हमलावर होना, वो जो दुखती हुई रग है बीजेपी के मात्र संगठन की, बीजेपी की आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका न होना, ये बिल्कुल सही है कि पिछले 8-10 साल से व्हाट्सएप विश्वविद्यालय विकृत इतिहास परोस रहा था और हम जैसे आप जैसे लोग लगातार कहते थे कि कांग्रेस इसका जवाब क्यों नहीं देती। अब ये जो प्रत्याक्रमण हुआ है और सिर्फ तथ्यात्मक हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे यही तो पूछ रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में आपकी पार्टी यानी आपके वैचारिक पुरखों का कोई योगदान हो तो बता दें, एक भी आदमी का नाम हो तो गिना दीजिए। उनके पास कोई नाम बताने को है नहीं। तो हो सकता है कि ये जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इससे कम करने की ये कवायद हो। यद्यपि ये बहुत दिन नहीं रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनका पूरा जो तंत्र है उसकी कोई आस्था संवाद में है नहीं, वो एक तरफा लोकतंत्र है उनका। वरना 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती, संजय शर्मा जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ चुके होते कि साहब नोटबंदी के बाद अब तक चलन में नोट दुगने तिगने कैसे हो गए, नकली नोट बढ़ कैसे गए, लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव नहीं है तो इसलिए इस तरह के प्रतीकों के जरिए, इस तरह की प्रतीकात्मक तस्वीरों के जरिए जनता को यह बताने की कोशिश है कि नहीं देखिए हम तो विपक्ष से बात करते हैं। आपका मूल प्रश्न यह है कि सदन में क्यों नहीं हो सकता ऐसा, तो सदन में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सदन में सरकार को आधिकारिक उत्तर देने पड़ते हैं। वहां जुमले से काम नहीं चल सकता संजय जी, वहां तो बताना पड़ेगा ना कि 10 लाख करोड़ के कर्जे बट्टे खाते में डाले हैं सरकार ने, बताना पड़ेगा ना, उसको तो आप नहीं छुपा सकते। सर्वदलीय बैठक में आप कह सकते हैं कोई नहीं घुसा, न कोई घुसकर आया है, लेकिन बाकी जब सदन में उत्तर देना होगा रक्षा मंत्री को तो उसे बताना पड़ेगा कि 11 दौर की मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठकें चीन के साथ चल रही हैं, उनके तथ्यात्मक उत्तर देने पड़ेंगे आपको। इसलिए सदन में जो भाईचारा और ये सौहार्द नहीं रख सकते हुए शोर शराबे के जरिए, हंगामे के जरिए अपने मुंह छुपाने की कोशिश सरकार करती है। यद्यपि हर पार्टी की सरकार ऐसा करती रही है, फिर भी यूपीए की सरकार के समय का जो सदन के क्रियाशील समय का जो आंकड़ा है वो इससे कहीं ज्यादा है। यद्यपि तब भी अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी दोनों अब स्मृति शेष हैं, वे कहा करते थे कि सदन न चलने देना भी संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा है, और आज वे ही लोग सदन न चलने पर कांग्रेस को गरियाते। 2 छोटे उदाहरणों से मैं बातचीत खत्म करूंगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश के 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा अपने समय के कट्टर विरोधी राजनेता थे, लेकिन जन सामान्य में यह धारणा थी कि पटवा जी अगर एक पर्ची पर भी कोई काम लिखकर भेज दें तो अर्जुन सिंह कर देंगे उसको बिना पूछे, और अर्जुन सिंह का कोई काम पटवा जी के रहते नहीं रुकेगा। एक आखिरी परिदृश्य जो देखा गया वो जब दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह पहली बार विधायक बने तो दिग्विजय सिंह उन्हें शिवराज सिंह के घर पर, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके घर पर ले जाकर आशीर्वाद दिलाने गए। जयवर्धन सिंह ने उनके चरण स्पर्श किए। इसी तरह कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ जब पहली बार सांसद बने तो वे भी शिवराज के घर पर अपने सुपुत्र को लेकर गए। भारतीय समाज में ये समरसता, ये सौहार्द राजनीति में भी बना रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित हैं। मैं उससे आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि अब आम लोग भी, गैर राजनीतिक लोग भी, जनता भी उतने ही राजनीतिक विद्वेष में भर गई है जितने पार्टियों के प्रवक्ता और कार्यकर्ता है। जो राजनीति में नहीं है, जिनका किसी दल से सीधे कोई प्राथमिक सदस्यता का रिश्ता नहीं है, आम जनता के वे लोग भी, सरकारी कर्मचारी, क्लर्क से लेकर प्रोफेसर, इंजीनियर तक, आईएएस आईपीएस से लेकर पत्रकारों तक, सबके भीतर पिछले 8 साल की इस राजनीति ने इतनी विद्वेष की भावना भर दी है कि सचमुच समाज हमेशा एक उद्वेलन के पॉइंट पर रहता है, हमेशा हम उत्तेजना के स्तर पर रहते हैं। इससे कम करने की जरूरत है। अगर ऐसी तस्वीरें और ऐसी पहल चाहे सरकार करे, अगर इस खोलते हुए परिदृश्य को थोड़ा ठंडा करने का काम करेगी तो मैं ऐसी हर तस्वीर का स्वागत करूंगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी एक बात और बताइए कि मैंने कई तस्वीरें देखी जिसमें प्रधानमंत्री जी सोनिया गांधी के पास हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कल मैं बहुत तलाश कर रहा था, अमित शाह कभी नहीं जाते गांधी फैमिली के पास। मैंने अमित शाह की कभी कोई तस्वीर नहीं देखी। हो सकता है ये बिल्कुल सही होगा, आपने जांचा है तो सही ही होगा,
अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी में थोड़ा सा फर्क है। नरेंद्र मोदी प्रदर्शन का, प्रतीकों का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते। अगर उन्हें ऐसा लगता हो कि सोनिया गांधी के सामने खड़े होकर ऐसे थोड़ी देर बात भी कर लेंगे और वो तस्वीर उनके काम आएगी, उनकी इमेज बिल्डिंग के काम आएगी, तो वे इसके लिए तैयार हो जाते होंगे। अमित शाह मुझे लगता है अपने मूल स्वभाव में मोदी से अलग हैं, उनका अपना एक अलग ऑरा है। अगर हम उससे ये कहें कि थोड़ा उनका अहंकार मोदी से भी अधिक है। जब ये हो सकता है प्रधानमंत्री बने, ये महादेश का परम सौभाग्य होगा कि एक राज्य बदर आदमी देश का प्रधानमंत्री हो कभी, ये भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो उनसे नरेंद्र मोदी की तुलना फिलहाल नहीं कर सकते। एक बार उन्हें प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, तब देखेंगे। और हम लोग आप उनको बन जान देंगे, फिर योगी आदित्यनाथ जी क्या करेंगे? वो अभी स्पर्धा होगी ना दोनों में, उस समय आने वाला है। 2024 तो आने दीजिए सर, वो भी होगा। आप मध्य प्रदेश से आए हैं और मेरे ख्याल से मनोज मुंतशिर ने वहीं पे कल एक बहुत शानदार बयान दिया था। मुझे शर्म आई कि एक ऐसा कवि, ऐसा लेखक भी कोई व्यक्ति समाज में होगा कभी किसी दौर में जो इतना घृणित बयान देगा। मध्य प्रदेश में क्या रिएक्शन है उसका? संजय जी, इतना घृणित बयान कोई कवि अपने आप को कहने वाला व्यक्ति कहे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होता। कभी तो मानवता की बात करने वाला व्यक्ति होता है। मैंने जब वो खबर, कल मैं लौटा हूँ अंडमान से भोपाल, मैंने जब वो खबर पढ़ी, मुझे लगा अगर मैं उस समारोह में होता, संजय जी, बखुदा मैं खुद खड़ा होकर उसका प्रतिरोध करता। ये बेहद आपत्तिजनक बात है। इस देश में सदियों पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस न्यूकेटर की बहन बेटी से शादी की, बहन या बेटी से, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, और उनकी संतानें भी राज परंपरा में शामिल रही सदियों पहले। आप कल्पना कर सकते हैं। और उस देश में 21वीं सदी की दूसरी दहाई में एक निकृष्ट कवि, चोरी की कविताएं लिखने वाला, अंग्रेजी कविताओं का अनुवाद करके कविताएं बनाने वाला, अगर ये कहे, वो भी चाणक्य के नाम पर। हमारे मित्र अशोक पांडे ने एक वीडियो बनाकर डाल भी दिया है। चाणक्य नीति में ऐसा एक वाक्य नहीं है, ऐसा एक श्लोक नहीं है, ऐसी कोई उक्ति उसमें नहीं है कि विदेशी माँ की संतान। और उस समय, जिस चाणक्य के समय की वे बात कर रहे हैं, कर रहा है, क्षमा करें, जिसके सम्मान के साथ नाम लेने लायक ही नहीं है, उस समय न तो देशों की सीमाएं ऐसी थी। अगर हम चाणक्य के समय के देश की सीमा कहें तो हम तो दावा करते हैं कि हम तो पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे, हम तो विश्व गुरु थे। तो कौन से देश की महिला के लिए चाणक्य ने लिख दिया था कि विदेशी मूल की? और अगर उस समय के देशों की कल्पना करें तो हमारा ग्वालियर भी एक देश था, लखनऊ भी एक देश था, हैदराबाद भी एक देश था। तो किस देश की बात कर रहे थे मनोज मंत्री कर रहा था? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मुझे शर्म आती है कि एक सरकारी आयोजन में सरकार के मंत्रियों और बड़े बड़े आईएएस अफसरों की मौजूदगी में इस कदर अमानवीय कोई बात एक तथाकथित कवि करता है और ये समाज उसे सुन लेता है। यहाँ बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई है। बाद में वे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ भी देखे गए, उनके घर गया था वो मनोज मंत्री। आप समझ सकते हैं सरकार की कठपुतली है वो, सत्ता की गोद में बैठकर कुछ हासिल करना चाहता होगा शायद, इसलिए ऐसे अनर्गल बयान दे रहा है।